नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड करके रखा होगा आप सब लोगों ने। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना किस हद तक बढ़ चुका है। आज भारत के अंदर 50,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और करीब करीब 1800 लोगों की डेथ हो चुकी है और सभी स्टेट्स इससे अफेक्टेड हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप को सेव रखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जैसे धीरे धीरे अब कई स्टेट्स ने रियायत दे दी है लॉकडाउन में और धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं, इंडस्ट्री खुलने लगी हैं, बाकी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज खुलने लगे हैं। तो आज मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली इंडियन इकोनॉमी पे कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या हालत है और आने वाले टाइम में जैसे ही ये लॉकडाउन कम्प्लीटली खुल जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी की क्या हालत होगी, किस तरह से हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो आज मैं पिछले 5-6 दिन से काफ़ी रिसर्च कर रहा था। कई मैंने मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट्स देखी, वहाँ से आंकड़े जुटाए। नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन है, वहाँ से आंकड़े जुटाए। उसके अलावा कई मैंने प्राइवेट वेबसाइट्स, गूगल, इंसाइक्लोपीडिया, उसके अलावा कुछ जनरल रिसर्च, कई ई वेबसाइट्स और ई न्यूज़पेपर्स की कटिंग और इन सारी चीज़ों पे 6-7 दिन के बाद रिसर्च करने के बाद मैंने कई चीज़ें नोट की हैं अपनी नोटबुक में और एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आंकड़े हैं, आप समझ पाएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को कितना भारी नुकसान हुआ है और आगे कितना नुकसान होने वाला है। तो एक एक के हम बात करते हैं। जैसा कि भी आपने देखा कि केंद्र सरकार ने एक पहला जो स्टिमुलस पैकेज लाए थे उसमें उन्होंने 1,36,000 करोड़ रुपए डिवाइड किया था जो स्टेट्स को गया था, जिसमें कुछ जो स्टेट सेंट्रल लेवल की फ्लैगशिप स्कीम्स थी उनमें गया था, कुछ पेंशन योजनाओं में गया था, फूड के लिए गया था और बाकी 16-17 हज़ार करोड़ रुपए करीब करीब सभी स्टेट्स को दिए गए थे और यूनियन टेरिटरीज़ को दिए गए थे। उस 1,36,000 करोड़ के अलावा कुछ कई योजनाएं, 120 योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर फंड रियम्बर्स करता है। तो उसमें करीब करीब 1.5 लाख करोड़ और लग गया। यानी कुल मिला के पिछले 40 से 45 दिन के लॉकडाउन में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 से सवा 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स कर चुका है अलग अलग योजनाओं में, अलग अलग स्कीम्स में और अलग अलग जनता को राहत पहुंचाने के लिए। उसी तरह स्टेट वाइज भी हर स्टेट का अपना अपना आंकड़ा है। कोई स्टेट 40,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़, कोई 60,000 करोड़, कोई 80,000 करोड़। कुछ बड़े स्टेट्स हैं जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे, वो करीब करीब 80,000 करोड़ से ज़्यादा और 90,000 करोड़ से ज़्यादा अभी तक अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उन पे खर्च कर चुके हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर टोटल 24 करोड़ राशन कार्ड धारी हैं। आप समझिए कि 130-135 करोड़ की आबादी में 24 करोड़ के पास सरकार द्वारा बनाए गए राशन कार्ड हैं और आज हालत ये हो गई है कि उन 24 करोड़ लोगों को भी राशन पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया है। आंकड़े ये कहते हैं, स्टेट्स की वेबसाइट से और बाकी जरियों से मैंने ढूंढा कि 24 करोड़ में से सिर्फ 16 करोड़ लोगों को ही अब तक राशन मिल पाया है इन 40-45 दिनों में। और वो भी आप जानते हैं आधा अधूरा राशन है। राशन कार्डों की क्या हालत है आपको पता है। कुछ उसमें वैसे लोग भी हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है, उनके भी राशन कार्ड बने हुए हैं और जिनको एक्चुअल में नीड है उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के 24 करोड़ राशनधारी हैं जिसमें से अभी तक सिर्फ 16 करोड़ लोगों को ही राशन पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि एक 24 करोड़ का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या है जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई फूड गारंटी की योजना नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, आंकड़े देखें तो 25 करोड़ मजदूर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है मनरेगा के अंतर्गत। मनरेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100 दिन का रोजगार कम से कम एक साल में मुहैया कराया जाता है। तो जब मैंने पिछले आंकड़े देखे तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले 9 महीनों के आंकड़े में इन 25 करोड़ लोग जो मनरेगा रजिस्टर्ड थे, इसमें से 17 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको 100 दिन का भी रोज़गार नहीं मिल पाया एक साल में। यानी 365 दिन में 17 करोड़ मजदूरों को 100 दिन का भी रोज़गार नहीं मिल पाया। मतलब पूरी तरह से हम फेलियर रहे हैं मनरेगा के लेवल पे भी। तो 25 करोड़ लोगों को 100 दिन का रोज़गार देना साल में, ये तो बहुत बड़ी बात है। आंकड़े खुद ये कहते हैं गवर्नमेंट के कि 16 करोड़ लोगों को भी सरकार जो है 100 दिन से ज़्यादा का रोज़गार नहीं दे पाई 365 दिनों में। उसके बाद हम बात करते हैं, इस देश के अंदर 12 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 12 करोड़ बच्चे इस देश के अंदर ऐसे हैं जो मिड डे मील योजना, जो स्कूलों में रिसेशन के आधी छुट्टी के टाइम में जो खाना मिलता है जिसको मिड डे मील बोलते हैं,
वो 12 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको मिड डे मील मिलता है, और इसी बहाने वो गरीब के बच्चे होते हैं, इसी बहाने वो स्कूल भी आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 1 साल के आंकड़े मेरे पास हैं जो अलग अलग आरटीआई से निकले हैं या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकले हैं। उन 12 करोड़ गरीब बच्चों में से 50% बच्चों को राज्य सरकारें और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं खाना नहीं दे पाई। तो आप सोचिए कि ये सारे आंकड़े एक तरह से पोल खोलते हैं सिस्टम्स की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो और कोई अथॉरिटीज़ हों, कि किस तरह से योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं सिर्फ कागज़ों तक सीमित रहती हैं, फाइलों तक सीमित रहती हैं, फ़ंड डिसबर्स हो जाते हैं, फ़ंड एलोकेट हो जाते हैं, और उस फंड का काफ़ी हद तक पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और ग्राउंड लेवल पे ये खुद मान रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज़्यादा कम होगा। ये तो खुद गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ रिसर्च करके, कि 12 करोड़ बच्चे जिनको मिड डे मील मिलता है, उसमें से 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको हम मिड डे मील नहीं दे पाए। तो ये देखिए क्या कैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी आरबीआई की खुद एक इंटरनल रिपोर्ट आई है, और आरबीआई की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि 30 से 40 करोड़ लोग अगले 2 महीने में बेरोज़गार हो जाएंगे। ऑलरेडी 10 से 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे बड़ी कंपनियों के हों। इवन आपने देखा होगा कि रिलायंस, इन्फोसिस या कुछ बड़ी कंपनियों ने भी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरियां कट की हैं, 30 से 40% सैलरियां कट की हैं, और कुछ लाला टाइप कंपनियों ने तो पूरी तरह से एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। तो ये खुद मेरा आंकड़ा नहीं है, ये कहीं से हाइपोथेटिकल बात नहीं हो रही है, खुद ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं कि अगले 2 महीनों में 30 से 40 करोड़ लोग पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी भयानक सिचुएशन इस देश में बनने वाली है आगे लॉकडाउन खुलने के बाद। क्योंकि आप देखिए कि कई इंडस्ट्रियां तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी, चाहे वो आपका होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपका एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे आपका टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हो। आपको यकीन नहीं होगा कि टूर एंड ट्रैवल के जो छोटे छोटे टूर एजेंट होते थे, जो रेलवे की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट या होटल बुक करते थे, उनकी संख्या इस देश में 3.5 लाख थी। मैं ये छोटे छोटे टूर ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। अब सोचिए अगर एक ऑपरेटर के पास 6 लोग भी एम्प्लॉई होंगे तो 10 से 12 लाख लोग तो ये सीधे बेरोजगार हो गए। उसके अलावा आपका रेस्टोरेंट हो गया, ढाबाज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आने वाले टाइम में, और 1 साल तक तो बिल्कुल नहीं सुधरेगा। तो आप लगा लीजिए जितना भी सेक्टर है, चाहे वो एविएशन हो, होटल हो, टूर एंड ट्रैवल हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, और कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, ये अगले 1 साल तक भी इनकी पोजीशन नहीं सुधरेगी। और आप सोचिए लाखों लोग बेरोज़गार होंगे, करोड़ों लोग बेरोज़गार होंगे। ये खुद आरबीआई की रिपोर्ट है कि 30 से 40 करोड़ लोग बेरोज़गार होंगे। तो मैं तो हिल गया इन सारे आंकड़ों को देख के कि जब वो 30 से 40 करोड़ लोग बेरोज़गार होंगे, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, क्या सरकारी सिस्टम्स के पास इतना पैसा है कि हम उनको बैठ के खिला पाएँ? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है हमारे पास ये पैसा। आप देखिए सरकारी खजाने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इसीलिए आज ज़रूरत पड़ गई कि पेट्रोल और डीजल पे इतना वैट बढ़ा दिया गया है। सोचिए, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल और कच्चे दामों की कीमतें बिल्कुल गिर चुकी हैं, कोई कंजप्शन नहीं है, उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज बढ़ाना पड़ा है और स्टेट गवर्नमेंट को वेट बढ़ाना पड़ा है, जिससे रेट कितने बढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए। उसके अलावा कई इंडस्ट्रियां हैं जो रिसेशन में, जो अभी ये इसको रिसेशन ही बोलेंगे, कोविड-19 के बाद और लॉकडाउन के बाद कई इंडस्ट्रियां ये हैं जिनको 2 साल तक का टाइम लगेगा इस मंदी से उबरने के लिए। मैं उन इंडस्ट्रियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्रोडक्शंस हो गया, ट्रेड हो गया, इसके अलावा ऑयल, क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई जितनी रिफाइनरीज वगैरह थी, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रैवल, तो ये जितना माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी पीएसयूज़, सरकारी कंपनियां माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में लगी हुई थी, वो टोटल लॉस में हैं। टोटल वो उनको अपना उसी फेज़ में आने के लिए 1 से 1.5 साल लगेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, सिनेमा हॉल्स हो गए, मॉल्स हो गए, जो कॉम्प्लेक्स होते थे, छोटे छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आप सोचिए ये भी पहली बात तो खुलेंगे नहीं, और खुल भी गए मान लीजिए तो अब क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास आय का स्रोत नहीं है, तो वो उतना खर्चा करेंगे नहीं। वो खर्चा करेंगे नहीं तो इनके किराए कहाँ से निकलेंगे, इनके स्टाफ की सैलरियाँ कहाँ से निकलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और मिसलेनियस चार्जेस बहुत सारे हैं। तो ये सभी लोग लॉस में जाने वाले हैं, और इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये भी प्राइस कट करेंगे, एम्प्लॉई कट करेंगे, सैलरियाँ कट करेंगे, और फिर से बात वहीं घूम के आएगी। सैलरी कट होगी तो आदमी के पास कम इनकम आएगी, कम इनकम
आएगी तो वो एग्जाम दोबारा से कंजप्शन कम करेगा, और कंजप्शन कम करेगा तो फिर मार्केट में मनी कम सर्कुलेट होगी और बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी। तो इतनी भयावह सिचुएशन हो चुकी है भारत में इस 50 दिन के लॉकडाउन के बाद, और आगे जिस तरह से कोई अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हालात कब सही होंगे कब ख़राब होंगे, तो आगे हालात और ख़राब होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि 25 लाख लोग इस देश में ऐसे हैं जो किचन से जुड़े हुए हैं, जो कैंटीन्स हो गई गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, पीएसयूज़ में, रेलवे में, एविएशन सेक्टर में, होटल सेक्टर में, जो किचन्स होते हैं जहाँ खाना बनता है, सप्लाई होता है, इस काम से जुड़े हुए 25 लाख वर्कर हैं सीधे सीधे। अगर हम आंकड़ों की बात माने जो मैंने निकाले, तो 25 लाख वर्कर हैं जो सीधे सीधे बेरोज़गार हो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अब इतना खौफ बैठ चुका है कि आदमी बाहर खाना खाएगा नहीं, रेस्टोरेंट में, ढाबा में, रेलवे में या होटल में, रेस्टोरेंट में। तो अब आप सोचिए कि ये सारी इंडस्ट्रियों का क्या होगा और इन 25 लाख वर्कर्स का क्या होगा जो सीधे सीधे किचन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले टाइम में है कि बैंकों का जो है एनपीए बढ़ने वाला है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने वाला है। बैंकों ने करीब करीब 9 लाख करोड़ का लोन और कर्जा अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को दिया हुआ है, और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ सब लॉकडाउन हैं तो उनकी कर्ज जो है वापस नहीं हो रहे हैं, और कर्ज वापस नहीं हो रहे हैं तो बैंकों का एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा है। बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो रही है, लिक्विडिटी कम होने से नए लोन वो दे नहीं पाएंगे, मार्केट में पैसों का सर्कुलेशन कम होगा, फिर से वही प्रॉब्लम होगी और फिर से कंजप्शन कम होगा, नौकरियां जाएंगी, रोजगार जाएगा। आप इस पूरे अर्थतंत्र को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सब हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्ट है, और हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जितना आपके पास सेविंग है उसको इधर उधर ना करते हुए अपने फ्यूचर के लिए बचाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, इस कोरोना महामारी से बचिए, और प्लीज़ गवर्नमेंट के बलबूते बिल्कुल मत रहिए। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं, गवर्नमेंट के साधन ख़त्म हो चुके हैं। मैंने आपको आंकड़े बता दिए, इंडस्ट्री वाइज आंकड़े बता दिए, बैंकों के आंकड़े बता दिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रियां प्रभावित होंगी आने वाले टाइम पे वो बता दिया, और एम्प्लॉयमेंट का क्या बुरा सीन होगा वो बता दिया। क्योंकि आरबीआई खुद कह रहा है कि 30 से 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस देश में आने वाले टाइम में। उसके अलावा आपका टूरिज़्म हो गया, ट्रैवल हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गया, इसमें ही कम से कम 10 से 8 करोड़ लोग, 8 से 10 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं इंडिया में। तो आप सोचिए, क्योंकि इन इंडस्ट्रियों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अब फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत कम होगी, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बहुत कम होगी, और रेलवे में भी लोग वही जाएंगे जो बहुत मजबूर होंगे। सोचिए, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, आदमी कम निकलेगा घर से बाहर। तो सोचिए, इन 8 से 10 करोड़ लोगों को सीधे सीधे फ़र्क पड़ेगा जो टूरिज़्म, होटल, टूर एंड ट्रैवल इन इंडस्ट्रियों से पड़े हैं। तो बड़ी भयानक सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखिए कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल प्राइसेस पे आप देखिए कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज बढ़ा दिया, जो कि 20 रुपये करीब बढ़ा दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट करीब करीब सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, दिल्ली से स्टार्ट हुई और उसके बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट ने 16 से 17 रुपये बढ़ा दिया। कहाँ तो एक तरफ इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रति बैरल दाम है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, वो एकदम निम्नतम स्तर पर है, और कहाँ हम भारत में आज भी पेट्रोल और डीजल को इतने ऊंचे दामों पे ले रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का खजाना ख़त्म हो गया है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगी, तो जाहिर सी बात है वो यहीं से रिकवर करेगी। तो भयानक सिचुएशन है, आप खुद देख सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए। उसके अलावा जिस तरह से लोगों को दूसरे देशों से लाया जा रहा है, अभी मैं आंकड़े देख रहा था कि पूरे वर्ल्ड में भारत के कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग हैं, जिसमें से गल्फ़ कंट्रीज़ में 60 से 70 लाख लोग हैं। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने अलाउ किया है कि 64 फ़्लाइट्स को हम भेजेंगे। 64 फ़्लाइट्स का मतलब क्या हो गया यार, एक फ़्लाइट्स में 200 से 300 लोग आएंगे। तो सोचो, अगर पूरा भारत का एविएशन सेक्टर, जिसके पास टोटल 435 फ़्लाइट हैं, सारी फ़्लाइट मिला के एयर इंडिया से लेके जितने प्राइवेट एविएशन वाले हैं, तो भी अगर ये 10 चक्कर भी लगा दें तो भी ये 80-90 हज़ार लोगों से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। और उनको लाने के लिए भी उनसे ही पैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू है नहीं। और उनको लाने के बाद जब यहाँ पे क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन के लिए, उनके मेडिकल चेकअप्स किए जाएंगे, तो आपको जान के हैरानी होगी, मैं तो वो सर्कुलर पढ़ चुका हूँ कि उसका खर्चा भी उन लोगों को खुद उठाना पड़ेगा। तो सोचिए, एक आदमी अमेरिका से आएगा दिल्ली, 1 लाख रुपये तो वो पहले उसका टिकट देगा, और उसके बाद
फिर वो अगर यहाँ 15-16 दिन उसको क्वारंटाइन करना पड़ता है तो उसका खर्चा वो 80 से 90 हज़ार रुपये और देगा। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जो आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबत में होगा वो कहाँ से ये सब पैसा ले पाएगा। तो भगवान भरोसे है पूरा सिस्टम, भगवान भरोसे हैं सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन दोस्तों मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि जो आंकड़े मैंने निकाले हैं रिसर्च करके, 5-6 दिन की मेहनत का फल है, इससे आपको वास्तविकता पता लगे कि इस समय हम कितनी बुरी तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस चुके हैं। तो आप ज़्यादा एज ए सिटीज़न ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, ना स्टेट गवर्नमेंट से और न ही सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो वही मैं सोच रहा था, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अभी तक 64 फ़्लाइट्स हैं, उनमें से 7 फ़्लाइट्स दुबई जाएगी, 12 फ़्लाइट सऊदी अरब जाएगी, 12 के करीब यूएस जाएगी, इंग्लैंड जाएंगी, ब्रिटेन जाएंगी। लेकिन कुल मिला के यार कितने लोगों को इवैक्यूएट कर पाएंगे? एक फ़्लाइट में 200 लोग आते हैं, मैंने आपको बताया 3 से 4 करोड़ लोग हैं विदेशों में। तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। जो बहुत लकी होंगे बेचारे, किस्मत वाले होंगे, वो तो आ जाएंगे इंडिया, बाकी वहीं सड़ते रहेंगे। तो कुल मिला के ये आपने देखा कि कितनी बुरी हालत इस देश की, हमारे इस देश की होने वाली है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी कई इंडस्ट्रियां तो रिवाइव करने के लिए ही 2 साल का टाइम लेंगी। बहुत बुरी सिचुएशन है। तो आप सभी लोगों से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, उनसे मेरी यही हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज़ आप लोग अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को बहुत ध्यान से संभालिए, बहुत ध्यान से खर्च कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में बहुत अनसर्टन पोजीशन है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड ना के बराबर है। तो कोई ज़्यादा उम्मीद हम कर नहीं सकते। तो प्लीज़ बी सेफ, स्टे एट होम और बी अलर्ट, और फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत सोच समझ के काम कीजिए। पूंजी को बचा के रखिए, उल्टा सीधा कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। तो और दोस्तों, मेरा बिल्कुल डराने का मतलब नहीं है। और जाते जाते एक पॉजिटिव न्यूज़ सुना देता हूँ कि कुछ जापानीज़ कंपनियाँ और साउथ कोरिया की कंपनियाँ जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में थे, उन्होंने एक लेआउट प्लान बनाया है और वो 75 से 80 कंपनियाँ आने वाले 1 से 1.5 साल में इंडिया में सेटअप होने वाली है, आंध्र प्रदेश में और कुछ शायद यूपी में भी। तो ये एक अच्छी खबर है, मैं जो जाते जाते आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये एक मेरी कोशिश थी अपनी रिसर्च के थ्रू, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट अलग अलग जगह से मैंने उठाई, उसके ज़रिए आपको ये बताना कि इस समय देश की क्या हालत है और आगे आने वाले समय में देश की क्या हालत होगी। जय हिंद, जय भारत।